नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। साल 2006 में एक फिल्म आई थी भागम भाग। किन्हीं किन्हीं वजहों से इस फिल्म के किरदार हमेशा भागम भाग में ही लगे रहते थे। उन्हीं के इर्द गिर्द कॉमेडी चलती रहती थी। लेकिन कुछ नेता चुनाव आते ही ऐसे भागम भाग में लग गए हैं कि एक गंभीर पेशा राजनीति का भी मजाक बनता दिखाई देता है। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन दिली हसरत सत्ता की मलाई खाने की होती है। किसी को खुद का टिकट कटने का डर होता है, तो किसी को अपने बेटे बेटी नाते रिश्तेदारों को टिकट दिलाना होता है। तो वो एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी तक और कभी कभी तीसरी और चौथी पार्टी तक में पलायन करते रहते हैं। और फिर नीति, सिद्धांत, मूल्य सब कुछ बेमानी हो जाते हैं। जिसे सालों से गाली दे रहे होते हैं, उन्हीं से गलबहियां शुरू हो जाती है। यहां किसी का नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आया राम गया राम टाइप नेता हर पार्टी के नूर हैं। आज राजनीति के इसी भागम भाग पर हम चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। बहुत गंभीर चर्चा होगी, क्योंकि दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से सांसद प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और हमारे साथ पूर्व मंत्री, यूपी सरकार में रहे दारा सिंह चौहान जी हैं, जिनका नया एड्रेस अब बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ दारा सिंह जी? अभी ऐसा कैसे कह सकते हैं, जब तक मैंने कुछ कहा नहीं, कोई निर्णय नहीं लिया है। तो आप ही बता दीजिए आज इंडिया टीवी के दर्शकों को, आपका नया एड्रेस कहाँ है? नहीं, अभी तो ठीक, अभी तो कल मैंने त्यागपत्र दिया है। अब अपने जितने भी शुभचिंतक और समर्थक हैं, जिन्होंने मुझे कई बार पार्लियामेंट में भेजा, लोकसभा में, विधानसभा में भेजने का काम किया है, उन सारे समर्थक और शुभचिंतक से बात करने के बाद जो उनका निर्णय होगा अंतिम, फिर अगला कदम बताएंगे हमें क्या करना है। नहीं, क्योंकि मैं जब आपका इस्तीफा देख रही थी, आपका त्यागपत्र पूरा पढ़ रही थी, तो उसमें आपने कहा कि उपेक्षा हुई, शोषितों की, वंचितों की बात नहीं सुनी गई। आप लोगों ने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। तो बात तो कमोबेश ये वही है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्र में लिखी थी, और वो कहाँ जा रहे हैं ये तो स्पष्ट है। देखिए मीनाक्षी जी, आपको ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी की वैसे तो 2014 में 17 में हम लोग 17 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरीके से तमाम पिछड़े समाज के या नौजवान, किसान, सारे समाज के लोगों ने जुड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरीके से मैं कहा कि इस प्रदेश की आधी आबादी से ज़्यादा जिसकी संख्या है पिछड़े समाज के लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 5 साल तक जो उपेक्षित रहे, जिनका हक अधिकार जो मिलना चाहता नहीं मिल पाया, लोग 5 साल तक इंतज़ार करते रहे। इन सारी चीज़ों से आहत होकर के हमने कल सरकार से त्यागपत्र देने का काम किया। सर, इसलिए तो जनता सवाल पूछ रही है। सुधांशु जी, बस आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, मैं आ रही हूँ आपके पास भी। लेकिन दारा सिंह जी, जनता यही तो सवाल पूछ रही है कि 5 साल तक आप सरकार में रहे, आपके पास पद था, आपके पास ताकत थी, आप जनता तक फायदा पहुंचा सकते थे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल तक आपने इस्तीफा नहीं दिया, और एकाएक चुनावों से चंद दिन पहले आपने त्यागपत्र दे दिया। देखिए, सही है कि जो सरकारें होती हैं 5 साल की, और 5 साल के कार्यकाल में कोई भी सरकार एक दिन में सारे फैसले नहीं करती है। और जनता जिसने बड़े भरोसे के साथ इस सरकार को बनाने का काम किया था, रोज़ इंतज़ार करते थे कि शायद कल के निर्णय में हमारे अधिकार की बात होगी, शायद कल के निर्णय में हमारे सम्मान की बात होगी। लेकिन करते करते 5 साल बीत गया। जब लगा कि अब हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, 5 साल के आखिर दिन तक, तब जाकर के हमने जो है इस सरकार से त्यागपत्र देने का काम किया है। सुधांशु जी, देखिए, मुझे काशीराम जी की एक बात याद आ रही है। बसपा के संस्थापक रहे काशीराम जी ने कहा था कि बसपा वह इंजन है जिसके पुर्जे कहीं और फिट नहीं हो सकते। अब देखिए ना, बसपा में थे, फिर आपके हुए, अब कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो खुलकर तो अभी दारा सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी दारा सिंह जी ने काशीराम जी का जिक्र किया। जब 1995 में सपा बसपा का गठबंधन टूटा था, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो काशीराम जी के मन में कितनी वेदना थी वो स्पष्ट हुई थी, और मायावती जी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, और बसपा के विधायकों को, दारा सिंह जी वहां रहे, उन्हें ध्यान होगा, जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित करते हुए पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरा गया है। ये भाजपा का वक्तव्य नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी द्वारा लिखाई गई पुलिस की एफआईआर और शिकायत में यह बातें दर्ज है। तो ये बिल्कुल साफ है कि किसने किसके साथ क्या न्याय और अन्याय किया है, सब भली बात ही पता है। भाई देखिए, जब जो आरक्षण की बात थी उस पर डिमोशन हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हुए तो बसपा का स्टेटमेंट है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए। दारा सिंह जी आजमगढ़ से आते हैं, सिर्फ 1.5 साल पहले की बात है। आजमगढ़ में 1 दर्जन से अधिक दलितों के मकान जला दिए गए। कोई चूं से मुंह नहीं बोला सिवाय भाजपा के, क्योंकि मकान जलाने वाले खास मजहब के लोग थे। इसलिए उसी आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व जो मुलायम सिंह जी करते थे, उनकी पार्टी, बाद में अखिलेश जी करते तो उनकी पार्टी वाले चुप एकदम मुंह में दही जमा के बैठ गए। इसलिए जहां तक ये बात है कि किसने किसके साथ ये किया, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी केंद्र में सरकार आई, हमने स्टार्टअप योजना शुरू की, तो हर बैंक की हर शाखा को निर्देश दिया कि हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक SC ST या महिला को लोन जरूर देना होगा। यानी हमने माना कि देश के संसाधनों पे पहला हक है तो SC ST का है, महिला का है, गरीबों का है, निर्धन का है। दूसरों ने कहा था कि देश की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। हाँ, ये बात है कि किसी के मन का भाव कुछ और हो, किसी के आंख पे कोई विशेष प्रकार की पट्टी बंधी हो, तो अब भाई कोई देखने ना चाहे तो क्या कहा जा सकता है, जैसी नजरे वैसा नजारा। अब नजर ही अगर बदल गई हो तो नजारा कितना भी सुंदर हो तो उसे दिखाई नहीं पड़ सकता। नजर बदल गई है दारा सिंह जी आपकी। सुधांशु जिस बात को जानते हैं, किस प्रदेश की आप जानते हैं, डेमोक्रेसी में नंबर का बड़ा महत्व होता है। संख्या बल पर ही गांव के प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। जिला पंचायत से लेकर सारे जितने भी विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, ये संख्या के बल पे लोग चुनाव जीत के आते हैं। और जिस प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा है और इस प्रदेश में इस पिछड़े समाज जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, आधी आबादी, आधे से ज़्यादा संख्या इस पिछड़े समाज की है, दलित समाज की है। जो नौजवान है, किसान है, नौजवान किसान तो हर समाज का है। ये सारे लोग जिस शिद्दत के साथ, जिस जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, शायद इस अपेक्षा के साथ मेरे साथ इंसाफ होगा, मुझे न्याय मिलेगा। और 5 साल तक इंतज़ार करते रहे कि शायद हमें अब न्याय मिलेगा, अब इंसाफ मिलेगा, नहीं मिल पाया। और इसकी विवेचना अगर मैं बिंदुवार करूं, चूँकि मैं विस्तार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से इस चीज़ को कई बार तो कैबिनेट में भी कुछ चीज़ों को लेकर के, कई बार उचित फोरम पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब वो लगा, निराशा का भाव जगा और लोगों को लगने लगा कि शायद हमें अब न्याय नहीं मिल पाएगा, तो आखिरी में आहत होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी के सरकार से हमने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन दारा सिंह जी, जो खबरें हमें सुनने में आ रही है, सुधांशु जी मैं आती हूँ आपके पास, कि देखिए पिछली बार आप मधुबन सीट से चुनाव जीते थे, इस बार ये हमें सुनने में आया, ये इस पर तो आप ही स्पष्ट बात बताएंगे कि आप घोसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और जो समीकरण बैठ रहा था वो बीजेपी के साथ आपका बैठ नहीं पा रहा था, जो सीट आप चाह रहे थे। और इसलिए देखिए, स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं ना, जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें अपने डग्गामार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। नहीं, आपने कहा मधुबन विधानसभा की सीट, इसके पीछे आपकी क्या थी, मैं कहीं तैयारी कर रहा था। शायद आपको पता होगा, शायद चूँकि हमारे बहुत अच्छे विद्वान साथी हमारे सुधांशु त्रिवेदी शायद हर चीज़ को समझते हैं, जो पॉलिसी मैटर की, जो पार्टी के उच्च स्तर पे जो निर्णय किए जाते हैं, शायद इनको जानकारी रहती होगी। पिछली बार जब विधानसभा के लोग कभी कभी नातेदार रिश्तेदारों की, भाई भतीजे की बात करते हैं जिनको टिकट नहीं मिला, मेरा कोई नाते रिश्तेदार भाई भतीजा कोई टिकट नहीं मांग रहा। और अगली बार भी
जब चुनाव में मेरे टिकट की घोषणा हो गई, मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन हाईकमान के कहने के बाद मैं मधुबन विधानसभा में पार्टी का उम्मीदवार बना। और शायद आपको मैं बता दूं कि शायद इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता मधुबन में मेरे लड़ने के बाद खुला है, वहाँ जीता गया। और संयोग से उस क्षेत्र के मेरे तमाम जो शुभचिंतक समर्थक साथी भी यहाँ बैठे हैं, जो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सीट वहाँ से निकली है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यानी सुधांशु जी, इनका कहने का मतलब है कि टिकटों के लिए जो ये आरोप लग रहा है कि जितने लोग जा रहे हैं उनको अपने मनपसंद के टिकट ना मिल पाने या टिकट कट जाने की वजह से वो जा रहे हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि मुझे तो टिकट से कोई लेना देना ही नहीं। तो फिर ऐसे लोग, ऐसे मजबूत पिलर्स आपकी पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी न करते हुए सैद्धांतिक बात कहना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने पिछड़े वर्ग की बात कही, तो मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम भिन्न भिन्न समुदाय जो पिछड़े वर्ग के थे उनको जितना प्रतिनिधित्व दिया है उतना किसी पार्टी ने नहीं दिया। अब ये बताइए, जितने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमने बनाए ये किसी ने नहीं बनाए। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में रहे, हमारे नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश सिंह जी रहे, विनय कटियार जी रहे। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी। बिहार में सुशील मोदी जी और हमारे वर्तमान दोनों मुख्यमंत्री रेणुका देवी जी और तारकेश्वर जी। यहां ये सब है, सबको दिया और अलग अलग समुदाय को दिया। अन्य पार्टियों में मैं चुनौती से कहता हूं, अलग अलग समुदाय तो छोड़िए, अलग अलग जातियां तो छोड़िए, अपनी जाति में अपने परिवार के अलावा किसी को दिया हो तो बता दो। यानी जो लोग पिछड़ों की बात करते हैं उन्होंने तो पिछड़ों में अपनी जाति को भी नहीं विश्वास के योग्य समझा तो सिर्फ अपने ही परिवार को समझा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, दारा सिंह चौहान जी के ही बिरादरी के हैं, यद्यपि उन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की जाति नहीं बताई जाती, परंतु फिर भी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी आप ही की बिरादरी के हैं। मैं दावे से कहता हूं, इस समुदाय का कोई राज्यपाल किसी ने बनाया हो तो बताइए, वो मोदी जी की सरकार ने बनाया। तो हम सबको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हाँ, जहां तक उन्होंने आजमगढ़ की बात कही तो ये सत्य है कि आजमगढ़ का समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के बहुत अनुकूल है। वो इस बात का प्रमाण भी है कि मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी दोनों वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहां की कोई परिस्थितिक बाध्यता हो सकती है जिस कारण से उनको ऐसा लगा हो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल होके मुश्किल है। हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि दीनदयाल जी ने एक जमाने में कहा था कि जिस दिन हम आजमगढ़ जीत लेंगे केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी। और हमारी देखिए, हमने 2009 के बाद पहली बार बाई इलेक्शन में आजमगढ़ जीता था और हमारी 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। तो दीनदयाल जी ने कहा था जिस दिन हम आजमगढ़ जीतेंगे हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। तो वह सत्य भी हुआ। पर यह सत्य है कि आजमगढ़ का समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा कठिन है। यद्यपि हम किसी चीज को कठिन नहीं मानते, तो हो सकता है उनको अनुकूलता लगी हो, ये उनका निजी विचार है। वो निजी विचार पर वो अपने विचार ज्यादा बेहतर व्यक्त कर सकते हैं, वजह ये है। लेकिन देखिए ना सुधांशु जी, अब जातियों के नाम पर प्रतिनिधित्व की बात होती है तो जातियों का विश्लेषण भी करना आवश्यक हो जाता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, मौर्य जाति के हैं और 5% इनका वोट बैंक है। रोशन लाल वर्मा कुर्मी जात से आते हैं, 7.5% वोट बैंक है। ऐसे करके दारा सिंह चौहान देखिए, आप लोनिया जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2% का इनका वोट बैंक। ऐसे करते करते अगर मैं लिस्ट गिनाती चली जाऊं तो गैर यादव वोट बैंक जो कि 35% का है, ऐसे ही अगर आपसे एक एक करके विधायक छिटकते रहे तो जो जातियों का गुलदस्ता आप फख्र से कहते थे कि आपकी कैबिनेट में दिखाई देता है, फिर चाहे वो मोदी कैबिनेट हो या फिर आपकी योगी कैबिनेट हो, वो तो गुलदस्ता बिखर रहा है। चलिए, इसका भी मैं जवाब दे देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस समुदाय के हैं, तो हमारे केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम है। आज तक कोई मौर्य समुदाय का डिप्टी सीएम बना हो तो बताइए। मैं तो कह रहा हूं ना, हमने सब वर्गों को दिया है। और वो प्रदेश अध्यक्ष थे 2017 में, टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं विनम्रता के साथ और चुनौती के साथ कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस भी पार्टी में जाएं, टिकट वितरण में यदि वह केंद्रीय भूमिका हासिल कर ले तो मैं उनसे माफी मांगने को तैयार। और स्वामी केशव मौर्य जी की फोटो मुख्यमंत्री जी के साथ बगल में लगती थी। वो इसी दिन बसपा में रहे। क्षमता हो, किसी के अंदर कुव्वत हो तो मायावती जी की बगल में फोटो छोड़िए, बगल में कुर्सी बैठ के दिखा। और मैं कहना चाहता हूं कि जब अधिसूचना जारी हो गई, यानी विनम्रता से, अब कोई मंत्री नहीं रह गया, मंत्री की पावर खत्म, मंत्री की सुविधाएं खत्म। आप मंत्री की गाड़ी में नहीं यूज कर सकते, मंत्री का स्टाफ नहीं यूज कर सकते, केवल मंत्री के बंगले में रह सकते।
उसके बाद मन में यह भाव जागृत हो कि उपेक्षा हो रही थी, तो समझ में आता ये उपेक्षा थी या किसी अन्य चीज की अपेक्षा थी। उपेक्षा थी या अपेक्षा थी दारा सिंह जी? देखिए, आज मैं सीधे सीधे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे तमाम सारे आरोप लगते हैं, आरोप ये भी लगते हैं कि 5 साल तक मलाई खाए, 5 साल तक गाड़ी घोड़ा प्रोटोकॉल का इन्होंने किया। मैं कहा ये जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ 5 साल तक इंतजार किया कि शायद हमें न्याय मिलेगा। हिमालय सुधांशु त्रिवेदी जी को सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते, यहीं से राज्यसभा के सदस्य हैं, इनको सारी चीज़ जानकारी है कि किस तरीके से सरकारें चल रही थी, क्या चीज़ें हैं, और इस बात को मैं उचित माध्यम से उचित फोरम पे मैंने बराबर रखने का प्रयास किया कि शायद इसका कुछ हल निकल पाएगा। आज ये बताए जो नौजवान घूम रहा है सड़कों पे रोजगार के लिए, उसे रोजगार नहीं, जो किसान अपने जानवर से बचाने के लिए, अपनी फसल के लिए रात में जैसे घर में होना चाहिए खेतों में चारपाई लेके घूम रहा है, रात में सो, ये क्या कारण सब है? आज देख रहे हैं टीचर की भर्ती में जिस तरीके से आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हुआ, आज कई महीने से जाड़े बरसात में लाठी जिनके ऊपर बरस रही है, इन सारी चीज़ों को लेके आज उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े समाज के लोग, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो छात्र नौजवान हैं, आज अपने अधिकार के लिए आज सड़कों पे हैं। आज जाके देखिए स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है। तो बहुत सारी, एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पिछड़े समाज से मैं आता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे एक बार नहीं कई बार लोकसभा में पहुँचने का मौका मिला, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा का पहुंचने का मौका मिला। ये सारे लोग इसे बात करते हैं कि साहब इस सरकार में रहने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिल पाया। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, मैंने कभी टिकट की अपेक्षा नहीं की, नहीं मुझे मेरे टिकट की कटने की कोई कभी मुझे चर्चा सुनाई दी, न बदलने की चर्चा सुनाई दी। ऐसा ही है कि एक आरोप जरूर लगते हैं कि किसी इतने लोगों का टिकट कट रहा था, एक कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि इनका टिकट कट रहा था इसलिए जा रहे थे। अरे मैंने टिकट क्या काटेंगे, मैं तो टिकट मांग ही नहीं रहा था, मैं तो पहली बार भी टिकट नहीं मांगा। देखिए, बड़ी बड़ी बातें चुनावी राजनीति में भूल जाती हैं। और अब देखिए ना दारा सिंह जी, अब बातें तो कई स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कही, जिसे भुलाकर बीजेपी ने उन्हें अपना लिया। अब मैं तो आपसे ये पूछती हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने तो बीच सरकार में ही फैसला ले लिया था पार्टी से अलग होने का, आपको 5 साल का वक्त लग गया। ये चुनावी अवसरवाद ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? ये कहने के अलावा और आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है मीनाक्षी जी, और किसी के पास भी, क्योंकि ये जो सादा समाज, जो पिछड़ा समाज है, आपको मैंने पहले भी कह दिया कि सरकार के फैसले हर दिन कुछ न कुछ होते हैं। 5 साल तक सरकारें कोई न कोई फैसला किसी के हित में लेती रहती है, लेकिन जिस पिछड़े समाज के लोगों ने, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी थी, हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, हम कोई एलआई पार्टनर नहीं थे, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में थे। वो 5 साल तक जो पिछड़े समाज के लोग थोड़े सीधे हैं, इंतज़ार करते हैं गंभीरता के साथ, वो 5 साल तक इंतजार किया कि शायद मेरे साथ कुछ हो पाएगा मेरे हित के लिए। और मैं बता दूं, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा कि सबका साथ सबका विकास, ये बड़ा मंत्र था जिस पर भरोसा किया, और उसी भरोसे की बुनियाद पर इस देश की आधी आबादी के लोगों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि पहली बार इतना बड़ा मैंडेट, 300 से ज़्यादा सीटें जीतने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी, ये शायद इन्हीं गरीब, बेबस, लाचार, नौजवान, किसानों, सबके समर्थन से, सबके सहयोग से, जिसमें पिछड़े समाज का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस मंडल कमीशन की बात करते, इसके पहले कई बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसा नहीं कि पहली बार मोदी जी की सरकार बनी उनके नेतृत्व में, जिस मंडल कमीशन की चर्चा होती है, आज जितने भी समाज के बेहतरी विकास के लिए बजट के एलोकेशन की बात होती है, इस समाज के हित के लिए, चाहे बुनकर हो, नौजवान हो, किसान हो, जो भी चीज़ें हैं, ये सरकार के पास आंकड़ा होती है। यही तो पिछड़ा समाज चाहता है कि पूरे प्रदेश में जो, या देश में, बार बार पार्लियामेंट में जब मैं भी था तभी सवाल उठता रहा है, आज भी उठ रहा है, विधानसभाओं में चल रहा है। ये मामला भारत सरकार का, केंद्रीय सरकार का है, जो देश में, प्रदेश में जब तक
लोगों की गिनती सही नहीं हो पाएगी, हम उनके लिए बजट का आवंटन कैसे कर पाएंगे, उनके लिए कैसे पॉलिसी बना पाएंगे, उनके लिए किस तरीके से हम काम करेंगे। मैं इस सवाल के साथ जाऊंगी सुधांशु जी के पास, लेकिन दारा सिंह जी एक बात बताएं, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार में लाभ नहीं हुआ, तो अब कौन सी सरकार में लाभ होगा? मीनाक्षी जी, अब कौन सी सरकार में पिछड़े समाज को वो लाभ मिलेगा, उनका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा? कौन मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं आप? जिन लोगों ने मुझे छात्र जीवन से लेकर यहाँ तक, मेरे तमाम चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, नौजवान हो, किसानों, जिनके समर्थन और सहयोग से मुझे कई बार पार्लियामेंट में भी जाने का मौका मिला। मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और बधाई देता हूँ मधुबन विधानसभा के उन सारी जनता को जिन्होंने पहली बार मधुबन विधानसभा में कमल खिलाने का काम किया था जी। उन सारे समर्थक लोगों से मैं बुलाऊंगा, बात करूंगा, रायशुमारी करूंगा। जब उनकी जो अंतिम राय होगी वही मेरा अगला कदम होगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, इसमें 1-2 दिन का ही इंतजार मेरे ख्याल और करना पड़ेगा सुधांशु जी। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार में भी अटकता है, जो आज उत्तर प्रदेश में भी अटक रहा है। कब करवाएंगे आप जनगणना? देखिए, जहां तक जनगणना की बात है, तो जो पार्टियां कह रही हैं ना गणना, ये पहले वो गणना करके बता दें कि जो वो दावा कर रहे हैं उन्होंने अपनी पार्टी में उस वर्ग की गणना के अनुसार उनको कितना प्रतिनिधित्व दे रखा है, बताइए। समाजवादी पार्टी ने एक समुदाय के अलावा कितना प्रतिनिधित्व दिया, थाने से लेके और मंत्री तक। आज जो भी बिहार में भी हमारे सहयोगी दल हैं, परंतु जो सबसे मुखरता से बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, गरीब गुरबा की सरकार की बात करते थे, आखिर में एक वर्ग के नेता बन गए, फिर एक जाति के नेता बने, और सत्ता देने की बात आई तो परिवार के नेता हो गए। मुलायम सिंह जी धरती पुत्र कहलाते थे, हम लोगों ने बचपन में सुना, आखिर में एक वर्ग के नेता, फिर एक जाति के नेता, और आखिर में अपने पुत्र के नेता। इसलिए यथार्थ में सिर्फ हमने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने करके दिखाया, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि इस वर्ग का भी समर्थन हमें अन्य वर्गों के समान मिलता है। मुझे बीच में ही आपकी बात इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि देखिए, इंतजार तो जनता भी कर रही है। अब दारा सिंह जी भले ही ये कहें कि अभी हमने फैसला नहीं लिया, लेकिन जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, आसार यही दिखाई देते हैं कि वहां पर दारा सिंह जी भी जाएं, क्योंकि जब पत्र एक जैसा, त्याग एक समय पर, तो फिर रास्ता भी एक ही हो सकता है, ये एक संभावना है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका भी, दारा सिंह जी आपका भी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।